हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरुआत करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की एनसीईआरटी की क्लास 11 की एनसीईआरटी को। और आज हम देखेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी को हम स्वतंत्रता से शुरुआत करेंगे। जी हाँ, स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 11 की जो 11 की एनसीईआरटी है उसका जो भारतीय राज्य व्यवस्था का जो पार्ट 1 है, उस पार्ट 1 के क्लास 2 जो कि स्वतंत्रता है वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए आप लोग फटाफट हमारे चैनल से जुड़ जाइए। क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ से आपको मतलब एक थ्योरी सेगमेंट में पढ़ाया जा रहा है, इसमें आपके पूरा एकदम डीप में डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ से फैक्ट के रूप में भी आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं, तथा अगर आप मेंस की तैयारी करें तो यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने के लिए। तो आप यहाँ से अगर पढ़ेंगे तो आपकी पूरी जानकारी हो जाएगी, A to Z आप उन चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। तो आपका प्री भी यहाँ से आपके लिए सही रहेगा, या मेंस के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से भी आपका सही रहेगा। और मतलब यहाँ से करने के बाद आपका मतलब हर एक चीज़ क्लियर होगा, तो आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग इस क्लास से बने रहिए। चलिए फटाफट हम क्लास की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मुख्य बिंदु की चर्चा करेंगे। तो स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्मा, व्यक्ति की योग्यता और विस्तार करना, उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना है। अगला देखेंगे भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता के समानार्थी अवधारणा स्वराज है। स्वराज का अर्थ है स्व का शासन भी हो सकता है और स्व के ऊपर शासन भी हो सकता है। स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन में न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इससे हम निर्णय चयन कर पाते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंध प्रभुत्व बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं। स्वराज का अर्थ स्व शासन है और स्व के ऊपर शासन भी हो सकता है। स्वतंत्रता का प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं, जैसा कि जाति व्यवस्था में होता है। समाज में अत्यधिक से आर्थिक असमानता के कारण भी स्वतंत्रता पर अंकुश लग सकते हैं। स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है, गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए यह प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाए जा सकते हैं। स्वनिर्धारित कार्य, स्वसंबद्ध कार्य या क्रियाएँ मानव की क्रियाएँ जो केवल उसी व्यक्ति से संबंधित होती हैं। व्यक्ति अपने काम को स्वयं करता है और दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अन्य निर्धारित कार्य पर स्वसंबद्ध कार्य वे क्रियाएँ जो मानव की क्रियाएँ जो केवल दूसरों व्यक्ति से संबंधित होती हैं, अपना काम स्वयं न करके दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। अगला देखेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता उत्तेजनापूर्ण और आत्मिक होता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लोग अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, जबकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास से जुड़ा होता है, इसमें व्यक्ति का अपना स्वार्थ निहित होता है। तो ये कुछ प्रमुख जो मुख्य बिंदु थे उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलेंगे अभ्यास प्रश्नोत्तर में, और सबसे पहले देखेंगे कि स्वतंत्रता से क्या आशय है, क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता कोई संबंध है। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना है, उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सकें। स्वतंत्रता के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिनमें पहला है बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है तथा दूसरा लोगों को अपनी प्रतिभा का विकास करना है। तो ये प्रमुख पहलू हैं स्वतंत्रता के, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर दूसरा नंबर का, स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है। तो स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा के रूप में, पक्ष के रूप में देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि नकारात्मक स्वतंत्रता को प्राचीन विचारक ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि मनुष्यों पर किसी भी प्रकार से बंधनों का अभाव मुक्ति से है, या मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो तथा उसके कार्यों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध होना चाहिए। मनुष्य को अपने अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से स्वतंत्र होने चाहिए। व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार जो कुछ करना चाहता है उसे करने देना चाहिए। राज्य के द्वारा उस पर किसी भी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। जॉन लॉक, एडम स्मिथ, J.S. मिल आदि विचारक स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्षधर थे। जॉन लॉक को नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक माने जाते हैं। इसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव है। व्यक्ति पर राज्य द्वारा कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। वह सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करे। संपत्ति और जीवन की स्वतंत्रता सीमित होती है। तो यहाँ हमने देख लिया कि ये हमारे जो हैं प्रमुख जो नकारात्मक जो अवधारणा के पक्ष थे उसको हमने डिस्कस कर लिया स्वतंत्रता के। अब हम सकारात्मक अवधारणा के पक्ष को डिस्कस करेंगे। तो जॉन लॉस्की और मैकाइवर स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। उनका मानना है कि स्वतंत्रता केवल बंधनों का अभाव है। मनुष्य समाज में रहता है, समाज का हित उसका हित है। समाज हित के लिए सामाजिक नियमों आचरणों द्वारा नियंत्रित रहकर व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए अवसर की प्राप्ति ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं। सामाजिक हित के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। स्वतंत्रता और राज्य
कि कानून परस्पर विरोधी नहीं है। कानून स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करती बल्कि स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ सामाजिक परिस्थितियों में विद्यमान होता है जो व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो। तो ये हमारा जो है सकारात्मक अवधारणा थी स्वतंत्रता के पक्ष में, इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ हमने देख लिया कि जॉन लॉस्की और मैकाइवर जो है स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। वहीं स्वतंत्रता के नकारात्मक की बात करें तो जॉन लॉक, एडम स्मिथ और जे.एस. मिल जो हैं ये नकारात्मक के पक्षधर थे स्वतंत्रता के, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है? क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं? तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि सामाजिक प्रतिरोध शब्द का तात्पर्य है सामाजिक बंधन, अभिव्यक्ति पर, जातियों में व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण से है। ये बंधन प्रभुत्व और बाह्य नियंत्रण में आता है। ये बंधन विभिन्न विधियों से थोपे जा सकते हैं। कानून, रीति रिवाज, जाति असमानता, समाज की रचना हो सकती है। स्वतंत्रता के वास्तविक अनुभव के लिए सामाजिक और कानूनी बंधन आवश्यक हैं तथा प्रतिरोध और प्रतिबंध न्याय संगत उचित होना चाहिए। लोगों की स्वतंत्रता के लिए प्रतिरोध जरूरी है क्योंकि बिना उचित प्रतिरोध या बंधन के समाज में आवश्यक व्यवस्था नहीं होगी जिससे लोगों की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। तो यहाँ हमने देख लिया कि सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है और किस प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं, उसके हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन, नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए राज्य की क्या भूमिकाएं हैं? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप लोग जरूर अच्छे से पढ़िएगा। तो नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो राज्य के संबंध में कई विचारकों का मानना है कि राज्य लोगों की स्वतंत्रता के लिए बाधक है, इसलिए उनकी राय में राज्य के समान कोई संस्था नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिवादियों का मानना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसलिए वे पुलिस राज्य चाहते हैं जो मानव की स्वतंत्रता की रक्षा बाहरी आक्रमण और भीतरी खतरों से कर सके। इसलिए आधुनिक स्थिति में स्वतंत्रता की अवधारणा, स्वतंत्रता के आवश्यक अवयव बदल गए हैं। आज इस तथ्य को स्वीकार किया जाता है कि प्रतिरोध और उचित बंधन आवश्यक है, यह स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए राज्य की क्या भूमिका है। तो यहाँ हमने इसको डिस्कस कर लिया कि नागरिकों की कौन सी भूमिका है स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाँचवा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपकी राय में स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? उदाहरण सहित देकर बताइए। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता है जो प्रजातंत्र को सफल बनाती है। इसका अर्थ है कि एक पुरुष या स्त्री स्वयं को अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसे लिखने का, कार्य करने का, चित्रकारी करने का, बोलने का, कलात्मक करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए देखेंगे तो भारतीय संविधान में नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, परंतु साथ ही कानून व्यवस्था, नैतिकता, शांति, राष्ट्रीय सुरक्षा को आदि नागरिकों द्वारा हानि होने की आशंका की अवस्था में न्यायसंगत बंधन लगाने पर प्रावधान है। इस प्रकार विद्यमान परिस्थितियों में न्यायसंगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है, परंतु इस प्रतिबंध का विशेष उद्देश्य होता है कि यह न्यायिक समीक्षा के योग्य हो सकता है। तो यहाँ हमने डिस्कस कर लिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ के बारे में जाना। अब हम देखेंगे यहाँ पर अगला सवाल देखेंगे, स्वराज का क्या अर्थ है? तो भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता के समानार्थी अवधारणा स्वराज है। स्वराज का अर्थ है स्व का शासन या स्व के ऊपर शासन भी हो सकता है। तो स्वराज का दो अर्थ निकल के आता है। अगला देखेंगे, स्वराज का क्या आशय है तथा स्वराज के बारे में गांधी जी का क्या मानना था? आइए उसके बारे में डिस्कस करें। तो भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता के समानार्थी अवधारणा स्वराज है। स्वराज का अर्थ है स्व का शासन या स्व के ऊपर शासन। स्वराज का आशय अपने ऊपर राज करना भी होता है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में स्वराज राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग है और सामाजिक और सामूहिक स्तर पर यह एक मूल्य है, इसे आप लोग याद रखेंगे। गांधी जी के अनुसार की बात करें तो गांधी जी के स्वराज के समझ गांधी जी के हिंद स्वराज में प्रकट हुई थी। हिंद स्वराज के शब्दों में जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं, ऐसी संस्थाओं की मुक्ति भी है जो मनुष्य की उसी मनुष्यता से वंचित करती है। स्वराज में मानव को यंत्रवत बनाने वाली संस्थाओं को मुक्ति पाना निहित है। साथ ही स्वराज में आत्मसम्मान, दायित्वबोध, आत्म साक्षात्कार को भी पाना शामिल है। स्वराज पाने की परियोजना में सच्चे स्व और इससे समाज समुदाय में रिश्ते को समझना महत्वपूर्ण है। गांधी जी का मानना था कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत में निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं को अवमुक्त करेंगे। ये हमने यहाँ पर स्वराज का मतलब जान लिया कि गांधी जी के क्या विचार थे, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अगला देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र समाज से क्या अभिप्राय है? तो स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। स्वतंत्रता के लिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इसमें हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं, इसे हम स्वतंत्रता समाज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता के बारे में नेता सुभाष चंद्र बोस के विचारों का वर्णन कीजिए। तो स्वतंत्रता के बारे में नेता सुभाष चंद्र ने लिखा है कि यदि हम विचारों की क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को एक उमंग से भर दे।
यह आदर्श स्वतंत्रता का है, लेकिन स्वतंत्रता का एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ हैं। हमारे देश में भी स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की प्रक्रिया से गुजरी है। स्वतंत्रता से मेरा आशय किसी ऐसी सर्वांगीण स्वतंत्रता है जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब की हो, स्त्रियों पुरुष की हो तथा सभी लोगों के और सभी वर्गों की हो। स्वतंत्रता का मतलब न केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति होगा, बल्कि संपत्ति का बंटवारा, जातिगत अवरोधों, सामाजिक असमानताओं का अंत, सांप्रदायिक और धार्मिक असहिष्णुता का सर्वनाश भी होना चाहिए। तो ये हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी की स्वतंत्रता के संदर्भ में जो उनका विचार था, इसको हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उदारवाद क्या है। तो आइए उदारवाद के बारे में जानिए। तो एक उदारवाद वह है जो रूढ़िवाद और संकीर्ण विचारों का विरोधी है, जीवन के प्रति एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण रखता है। उसका विचार है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता विचार रखने तथा उन्हें व्यक्त करने का अधिकार है। उदारवाद का विचार मनुष्य की स्वतंत्रता से है। उदारवाद एकमात्र आधुनिक विचारधारा है जो सहिष्णुता का समर्थन करती है। आधुनिक उदारवाद की विशेषता यह है कि इसमें केंद्र बिंदु व्यक्ति है। उदारवाद के लिए परिवार, समाज और समुदाय जैसी इकाइयों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। उनके लिए इकाइयों का महत्व तभी है जब व्यक्ति उन्हें महत्व दे। उदाहरण के लिए किसी से विवाह करने का निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए, परिवार, जात और समुदाय को नहीं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, हार्म सिद्धांत या हानि सिद्धांत से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में चर्चा कीजिए। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया है कि राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। हार्म सिद्धांत यह है कि किसी कार्य को करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। जी.एस. मिल ने हार्म के सिद्धांत को व्यक्ति के कार्यों के हस्तक्षेप के लिए अकेला प्रभावी कारक के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने मानव को दो भागों में विभाजित भी किया है, स्वनिर्धारित कार्य और निर्धारित कार्य हैं। इनका मानना है कि राज्य एक दूसरे की एजेंसी द्वारा व्यक्ति के कार्यों का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखता है। ये कार्य दूसरे को हानि और प्रभाव नहीं डालते हैं, परंतु व्यक्ति के कार्य का निर्णय दूसरों को प्रभावित करते हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, स्वयं संबंध और स्वयं संबंध कार्यों में अंतर बताइए, अथवा स्वनिर्धारित और अनिर्धारित कार्यों में अंतर बताइए। जे.एस. मिल ने मानव के कार्यों को दो भागों में बांटा है। स्वनिर्धारित कार्य जैसे कि स्वसंबंध कार्य, ये क्रियाएं मानव की क्रियाएं जो केवल उसी व्यक्ति से संबंधित होती हैं, जो व्यक्ति अपने काम को स्वयं करता है तथा दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं को जो प्रजातंत्र को सफल बनाती है तथा इसका अर्थ है कि एक पुरुष या स्त्री को स्वयं को अभिव्यक्ति पूर्ण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसे लिखने का कार्य, चित्रकारी करने, बोलने और कलात्मक रूप की पूर्ण स्वतंत्रता। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो उदाहरण के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, परंतु साथ ही कानून व्यवस्था, नैतिकता, शांति, राष्ट्रीय सुरक्षा को आदि नागरिकों द्वारा हानि होने की आशंका अवस्था में न्यायसंगत बंधन लगाने का प्रावधान है। इस प्रकार विद्यमान परिस्थितियों में न्यायसंगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है, परंतु इस प्रतिबंध का विशेष उद्देश्य होता है कि न्यायिक समीक्षा के योग्य हो सकता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जी.एस. मिल के आधार की व्याख्या कीजिए जिस पर उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को न्यायसंगत बताया है। 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के राजनीतिक विचारक स्टुअर्ट जॉन मिल ने अभिव्यक्तियों विचार की वाद विवाद की स्वतंत्रता की बहुत भावपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने व्यक्ति स्वतंत्रता को निम्नलिखित आधारों पर न्यायसंगत बताया है। तो आइए इसको हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला कारण यह है कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता है। जो हमें गलत लगता है उसमें सच्चाई कुछ तत्व शामिल होते हैं, सच्चाई का कुछ तत्व शामिल होता है। दूसरा कारण पहले कारण से जुड़ा है, सत्य स्वयं उत्पन्न नहीं होता है, सत्य विरोधी विचारों के टकराव के कारण उत्पन्न होता है। तीसरे की बात करें तो विचारों का संघर्ष केवल अतीत में ही मूल्यवान नहीं होता, बल्कि हर समय में इसका महत्व है। सत्य के बारे में खतरा हमेशा होता है कि वह एक विचारहीन और रूढ़ युक्ति में बदल जाए। जब हमें विरोधी विचार के सामने रखते हैं तो तभी हम इस विचार का विश्वसनीय सिद्ध होता है। जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में चर्चा कीजिए। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता उतना महत्वपूर्ण जितना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जिस प्रकार व्यक्ति का विकास स्वतंत्रता की प्राप्ति से होती है, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। व्यक्तिगत विकास और राष्ट्रीय विकास साथ साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता उत्तेजनापूर्ण और आत्मिक होता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लोग अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। तो इसे आप लोगों ने देख लिया। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज हमने स्वतंत्रता के पार्ट को डिस्कस किया, जो कि कक्षा 11 की NCERT के भाग 1 का जो क्लास 2 था, पार्ट 2 भारतीय राज्य व्यवस्था का, उसको हमने यहाँ डिस्कस किया, स्वतंत्रता भाग। और अगले क्लास में हम समानता के बारे में देखेंगे। तो आप लोग
वो क्लास कैसी लग रही है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस क्लास से करेंगे तो आपके सारे फैक्ट क्लियर होंगे और आपको डीप में इसकी जानकारी मिलेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।